नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। एसएससी सीजीएल या फिर जो भी आने वाले एग्ज़ाम है एसएससी के अदर मतलब जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रेलवे के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए मैं चला रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितना आपका स्कोर बने आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट में बता ज़रूर दिया कीजिए कि इतना हमारा स्कोर बना है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछूं उसको भी आप कमेंट करेंगे तो आपको और याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रेनोव्ड म्यूजिशियन इन अकबर कोर्ट। तो अकबर के जो कोर्ट था उसमें कौन से ऐसे म्यूजिशियन थे जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, मतलब अलग तरीके के थे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन थे? तानसेन। तानसेन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने तानसेन लगाया है तो बिल्कुल सही। आपको पता है अकबर में नवरत्न थे। अकबर के जो सभा थी उसमें नवरत्न थे, उनमें से एक थे तानसेन। याद रखिएगा। और ये चारों ऑप्शन ही उनके नवरत्न में से एक है। यहाँ पर बात हुई है अकबर, मतलब कि ये मुग़ल के शासनकाल वाले राजा हैं। मतलब अब आप जानते होंगे। तो मुग़ल की स्थापना किसने की थी? तो मुग़ल की स्थापना की थी इनके जो दादाजी थे बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर ये जीते थे। कब? 1526 में जीते इब्राहिम लोदी से और इन्होंने मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद हुमायूं का नंबर आता है। हुमायूं शेरशाह सूरी से हारने के पश्चात छोड़कर भाग गए थे अपना राज्य, और उसके बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई उनके पुत्र को हराकर अपना दोबारा से राज्य ले लिया था। तो हुमायूं के बाद फिर अकबर का नंबर आता है। अकबर महान राजाओं में से एक थे क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर अपने शासनकाल में अहमियत दी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी जो है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? मैं आपको बता दूं, देखिए हर्यक डायनेस्टी मगध के अंतर्गत आती है। ठीक, हर्यक डायनेस्टी पहली डायनेस्टी है, आपको ध्यान रखना है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित रही। इनके जो राजा थे बहुत दमदार थे। ठीक है, तो हर्यक डायनेस्टी मगध की डायनेस्टीज़ में से एक है। मगध, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो एरिया अभी का है उसकी यहाँ पर चर्चा मतलब मगध में की जाती है। तो हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार, याद रखिएगा, बिंबिसार की राजधानी पूछी जाती है तो राजगृह थी। ठीक है, अगर मगध की और डायनेस्टीज़ की बात की जाए तो शिशुनाग वंश बना, शिशुनाग ने बनाया। नंद वंश बना, महापद्मनंद ने बनाया। मौर्य वंश बना, चंद्रगुप्त ने बनाया। शुंग वंश पुष्यमित्र ने बनाया। कण्व वंश वासुदेव ने बनाया। सातवाहक वंश सिमुक ने बनाया। और कुषाण वंश जो कडफिसेस थे उनके द्वारा बनाया गया। और गुप्त वंश श्रीगुप्त के द्वारा बनाया गया। ये इम्पॉर्टेंट जो वंश थे मगध के वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हर्यक डायनेस्टी है, हर्यक डायनेस्टी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो बिंबिसार के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनमें से क्या मेंशन नहीं है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूपीएससी मेंशन है, फाइनेंस कमीशन मेंशन है, इलेक्शन कमीशन मेंशन है, लेकिन प्लानिंग कमीशन मेंशन नहीं था। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन अब एबॉलिश हो चुका है और 2015 में नीति आयोग इसकी जगह पर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसके द्वारा बना दिया गया था। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन का काम होता है उसी तरीके से अपना सारा फंक्शन कर रही है। बस एडिशनल फंक्शन ये उसमें जोड़े गए हैं कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट को कोई तजव्वू नहीं मिली थी, लेकिन नीति आयोग में स्टेट को भी तजव्वू मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं तो 39 रुपीज़ में आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट करके बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो आ सकते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये जो स्टेटमेंट था ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक जी के द्वारा दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभारत। महाभारत के ऑथर कौन थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। महाभारत के जो लेखक थे, ऑथर थे, वो वेद व्यास थे। वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे और रामायण को हिंदी भाषा में लिखने वाले तुलसीदास जी थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द रस्ट ऑन द आयरन इज, जो रस्ट होता है आयरन में वो क्या बनता है, मतलब आयरन के साथ क्या रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन रिएक्ट करता होगा। तो आपके हिसाब से क्या है? मतलब इस तरीके से फॉर्मूला नहीं, इस तरीके से Fe2O3। तो ये जो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर डिसॉल्विंग द लोकसभा रेस्ट विथ। तो पावर डिसॉल्विंग की जो पावर है, लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है, वो किसके पास है? तो आप कहोगे वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब हमारे इस समय कौन है? 14th नंबर के रामनाथ कोविंद जी इस समय पर हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हमारे इस समय पर कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखिएगा। स्पीकर कौन है? तो स्पीकर लोकसभा के अगर बात की जाए तो स्पीकर है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला। ठीक, चलिए आगे बात कर लें। अगला क्वेश्चन है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर इज, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? मेजर। तो मतलब यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वाला पूछा जा रहा है, मैं सारे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एयर में सबसे ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है 21, अप्रॉक्सीमेटली 21% आप देख भी सकते हैं। 20.9% है यहाँ पर ऑप्शन, मतलब करीब करीब आपको 21 ही देता है। अगला, अगर उसके बाद पूछा जाए तो उसके बाद आर्गन का नंबर आता है। आर्गन तीसरे नंबर पर है 0.9% के साथ। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% का नंबर आता है, याद रखिएगा। उसके बाद हीलियम का नंबर आता है क्या? 0.01818, इस तरीके का इसका परसेंटेज है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश की है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द ओरिजिनेटेड द भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट है जो ये किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ओरिजिनेट किया गया था किनके? आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको ये मैंने काफ़ी बार कराया है तो आपको याद भी हो गया होगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है। तो आंसर बहुत ईजी है, आप जानते हैं। ये आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये लोकेटेड है। अगर और भी दूसरी साइट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कन्हेरी गुफाएं पता होगा, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। अगर और इम्पॉर्टेंट जगहों की बात की जाए तो विवेकानंद मेमोरियल, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली में ये भी पूछा गया कि जंतर मंतर हमारे भारत देश में कितने हैं? कन्फ्यूज़न, क्योंकि बहुत सारे हमने सुने हैं
लेकिन याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कितने जंतर मंतर हैं हमारे पास और कितने जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये टाइप कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आप सब इंटेलिजेंट हैं, जरूर कर पाएंगे। तो इस समय भारत में कितने जंतर मंतर हैं और कितने जंतर मंतर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की है, ये आपको बताना है। इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वैसे अगर लास्ट में आपको बता दूंगा, जब वीडियो ख़त्म होने वाली होगी तब आपको बता दूंगा, ठीक है। और अगर दूसरे साइट्स की बात की जाए तो लाल किला वगैरह आपको पता ही होंगे, पूछे जाते हैं। अकबर का किला वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताई जा रही हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इज। तो मिडनाइट में जो सन होता है उसकी भूमि किसे कहा जाता है? तो आंसर आपने पढ़ रखा है, नॉर्वे कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे यूरोप की एक कंट्री है और काफ़ी डेवलप कंट्री है। काफ़ी सारी जो रैंकिंग और रिपोर्ट जारी होती है उसमें ये अच्छे खासे पायदान, मतलब टॉप पोजीशन पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज नॉट बिलोंग टू द यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट से बिलोंग नहीं करता? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। एटॉमिक, सोचिए किस स्टेट के अंडर आता है? ये किसी के नहीं, तो ये आता है सेंटर के अंदर, डिफेंस सेंटर के अंदर। अगर बात की जाए पोस्ट और टेलीग्राम, ये भी सेंटर के अंदर आता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये जो सरकार होती है किसी स्टेट की, उसके अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात की जाए कि जो सेवेंथ हमारे पास 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में बताया गया है कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट। यूनियन में जो हमारी केंद्र सरकार है उसका यहाँ पे प्रभुत्व चलता है। स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट्स थे यहाँ पर, अब 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट में स्टार्टिंग में 66 सब्जेक्ट्स थे, अब 61 हैं। कनकरेंट में बात की जाए जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों की यहाँ पे बराबरी की भागीदारी है, लेकिन अगर किसी चीज़ में विवाद होता है तो स्टेट का नहीं माना जाएगा, यूनियन का माना जाएगा, ठीक है। तो कनकरेंट लिस्ट में इस समय पर 52 सब्जेक्ट्स हैं और 47 पहले थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट कानपुर। तो कानपुर से किसने पार्टिसिपेट किया था जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किसके द्वारा? नाना साहिब जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। ग्वालियर से अगर आपसे पूछा जाए, ग्वालियर नहीं मतलब झांसी, आप मान लीजिए झांसी से आपसे पूछा जाए तो झांसी से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो आपको बता दूं, झांसी से जो झांसी की रानी जी थी उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। लखनऊ से बेगम हज़रत महल के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो और भी अलग अलग जगहों से किया था, जैसे बिहार से एक राजा ने किया था। नाम बताइए उनका, बिल्कुल पता होगा, बहुत आसान नाम है, एक बार बताइएगा उसको कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रेनेसेंस का मतलब होता है पुनः जागरण मतलब रिनेसेंस फर्स्ट स्टार्टेड इन, मतलब पुनर्जागरण कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जर्मनी में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पुट फोर्थ बाय। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। इसी के लिए जो ये इन्होंने कार्य किया, इसी कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। रिसेंटली में पूछा गया, कन्फ्यूज़न आ जाती है कभी कभी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर इस समय पर भारत में, आपने टाइप कर ही दिया होगा कमेंट में, नहीं किया तो पॉज करके करिए। तो इस समय पर टोटल जंतर मंतर हमारे पास कितने हैं? तो टोटल इस समय 5 हैं। कितने हैं? 5 जंतर मंतर हैं। कहाँ पर हैं? तो एक तो है जयपुर में, एक है दिल्ली में, एक है उज्जैन में, एक है वाराणसी में और एक है मथुरा में। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बने और हम आपको इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।